दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 15 मार्च। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज की खबर स्टार्ट करते हैं हेडलाइन से। तो बात करते हैं कि बिहार के लोगों की गाड़ी कमाई पलक झपकते ही कर देते हैं साफ, साइबर क्रिमिनल उड़ाते हैं खाते से पैसे। बिहार में छोटे बच्चों को बाइक पर बेल्ट लगाकर बैठाना होगा, कानून में हुआ बड़ा बदलाव। बिहार में 31 मार्च को अपनी कुर्सी खो सकते हैं पंचायत प्रतिनिधि, हम आपको आगे बताएंगे इसकी वजह। 17 मार्च को जारी हो सकता है बिहार इंटर का रिजल्ट, लगाया जा रहा है अनुमान। बिहार में स्कूलों में पढ़ाई कर पाना आम लोगों के लिए मुश्किल, 10% की दर से बढ़ रही है फीस। पप्पू यादव ने ईवीएम को लोकतंत्र के लिए बताया खतरा, कहा संविधान बचाने के लिए एकजुट हो क्षेत्रीय पार्टियां। भागलपुर जिले में 6 लोगों की एक साथ मौत, परिजन बोले शराब पीने से खत्म हुई जिंदगी। होली पर 4 दिन पटना समेत देश भर के बैंक रहेगी बंद, फटाफट निपटा लें अपना काम। सामने आई भागलपुर और गोपालगंज ब्लास्ट की हकीकत, ब्लास्ट जांच रिपोर्ट एटीएस ने सौंपी, सामने आई पूरी हकीकत। बिहार में बहुत जल्द 3270 आयुष चिकित्सकों की होगी बहाली, आगे बताएंगे कब तक होगी नियुक्ति। दोस्तों अब बात विस्तार से। तो बात करते हैं कि दुनिया जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, साइबर अपराधी भी उसी सक्रियता के साथ सक्रिय हो चुके हैं। ये साइबर ठग मासूम लोगों को बड़े शातिर तरीके से अपना शिकार बनाते हैं। जब बिहार में एक ऐसा ही साइबर ठग पुलिस और लोगों के लिए सिर दर्द बना हुआ है। ये गिरोह गाँव के भोले भाले लोगों को बहला फुसला करके उनकी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई गायब कर देते हैं। इस साइबर ठग गिरोह के चंगुल में फंस करके अब तक कई लोग अपनी मेहनत के पैसे गंवा चुके हैं। आपको बता दूं कि साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार पुलिस की नोडल एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई ने मई 2021 में विशेष अभियान के दौरान नालंदा से 5, नवादा से 6 और शेखपुरा से 24 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दिसंबर में नवादा के एक गांव से 17 अपराधी पकड़े गए। वहीं नवादा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पकड़े बरवा थाना क्षेत्र के थालपोस गाँव में 15 फरवरी को छापेमारी करते हुए एक साथ 33 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया था, जो लोगों से ठगी करने का काम करते थे। जब पुलिस ने इस दौरान उनके पास से 46 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, नकली स्टाम्प, बैंक पासबुक, एटीएम और ठगी करने वाले लोगों के नाम और मोबाइल नंबर के साथ कई रजिस्टर्ड भी शामिल थे। दोस्तों बात करते हैं कि सरकारी धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने और मुखिया, मेंबर, सरपंच समिति, जिला परिषद के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें सभी पंचायतों में मुखिया, मेंबर, सरपंच समिति, जिला परिषद को अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा। इसमें सरकार का मकसद ये है कि पंचायत के विकास कार्य सही और पारदर्शी तरीके से पूरा किया जा सके। इसी वजह से सभी मुखिया, मेंबर, सरपंच समिति को संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इसे लेकर के पंचायती राज विभाग द्वारा पत्र जारी करके आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। जारी पत्र में इस बात को कहा गया है कि मुखिया, मेंबर, सरपंच समिति को अपनी संपत्ति के बारे में बताना होगा। इसके लिए अंतिम तारीख 31 मार्च तय की गई है। अगर पंचायत प्रतिनिधि इस समय तक संपत्ति के बारे में जानकारी नहीं देते हैं, तब 15 अप्रैल को प्रथम स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। अगर तब भी वे अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं, तो फिर 15 दिन बाद अंतिम स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के लखीसराय में स्पीकर से हुए दुर्व्यवहार के मामले में बिहार विधानसभा में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। सदन में बार बार इस मामले को उठाए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्पीकर विजय कुमार सिन्हा पर भड़क गए। आपत्ति जताते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि आप संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, इस तरह से सदन नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि एक ही मामले को रोज रोज उठाने का कोई मतलब नहीं होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि विशेषाधिकार समिति जो रिपोर्ट पेश करेगी, हम उस पर विचार करेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हम देखेंगे कि कौन सा पक्ष सही है, कौन गलत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा है कि संविधान से सिस्टम चलता है, क्राइम की रिपोर्ट कोर्ट में जाती है, सदन में नहीं। नीतीश कुमार ने कहा है कि हम पुलिस के काम में दखल नहीं देते। स्पीकर ने कहा है कि ये मेरे क्षेत्र का मामला है और दोषियों पर कार्रवाई न करके निर्दोष को फंसाया गया है। मामले को लेकर के सदन में काफी देर तक हंगामा भी हुआ। जब विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि पुलिस के द्वारा लखीसराय की घटना पर खानापूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा है कि जहां तक संविधान की बात है तो मुख्यमंत्री हमसे ज्यादा जानते हैं, मैं आपसे सीखता हूं। स्पीकर ने कहा है कि जिस मामले की बात हो रही है उसके लिए 3 बार
बिहार सदन में हंगामा हो चुका है। मैं विधायकों का कस्टोडियन हूं। मैं जब भी क्षेत्र में जाता हूं तो फिर लोग सवाल पूछते हैं कि थाना प्रभारी और डीएसपी की बात नहीं कह पा रहे हैं। साथ ही विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सरकार गंभीरता से इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। आप लोगों ने ही तो मुझे विधानसभा अध्यक्ष बनाया है। दोस्तों बात करते हैं कि अभिनेता अजय देवगन की सबसे कामयाब फिल्मों में शामिल गंगा जल का एक सीन रियल जिंदगी में दोहरा गया है। जब फिल्म के एक सीन में एक दारोगा जांच के दौरान जिस तरीके से एसपी को नजराना वसूली करने के लिए पुलिस का धौंस दिखाते हुए नजर आता है, ठीक वैसा ही नजारा बिहार में भी दोहराया गया। इसका नतीजा भी वही हुआ जो कि फिल्मों में दिखाया गया था। जब एसपी साहब ने पुलिसकर्मी को वहीं पर सस्पेंड कर दिया। जब फिल्म गंगा जल को असलियत में दोहराने की कहानी शेखपुरा जिले की है। यहाँ अवैध वसूली में एक पुलिस अफसर ने वसूली के लिए एसपी साहब को ही रोक दिया और उनसे पैसे की मांग करने लगे। बताया गया है कि निलंबित रणवीर प्रसाद के काम को लेकर के एसपी के पास लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसमें यह बताया गया था कि वह रास्ते में बाइक से आने जाने वाले लोगों को भी पुलिस का रौब दिखा करके 150 वसूल लेता था। जिसके बाद इस घुसखोर पुलिस अफसर को पकड़ने के लिए एसपी कार्तिक शर्मा खुद बिना वर्दी के आम इंसानों में बाइक चला करके मौके पर पहुंच गए। सादे वर्दी में अपने पुलिस कप्तान को आरोपी पुलिस अधिकारी पहचानने में गलती कर बैठे और आम लोगों की तरह उनसे भी पैसे की डिमांड करने लगा। जब फिर क्या था, जैसे ही एसपी साहब ने अपना परिचय दिया, फिल्म गंगा जल के दारोगा मंगनी राम की तरह यहां रणवीर प्रसाद के चेहरे का रंग उड़ गया। मामले में एसपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घुसखोर पुलिस वालों को निलंबित कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मैट्रिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन शुरू हो गया है। यानी कि मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों की जांच चल रही है। जब पास होने के लिए एक से बढ़कर एक अपील स्टूडेंट कर रहे हैं। कॉपी जांच के दौरान टीचर को 500 रुपए के नोट मिल रहे हैं। वही कॉपी पर लड़कियां लिख रही है कि सर आप पास करवा दीजिए, नहीं तो मेरे पापा घर से मुझे निकाल देंगे और किसी अच्छे लड़के से शादी भी नहीं हो पाएगी। बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा में कॉपियों का मूल्यांकन कर रहे शिक्षकों ने बताया है कि अधिकांश परीक्षार्थियों ने बहुत कम लिखा है। पेपर हल नहीं कर पाने वाले कैंडिडेट ने उत्तर पुस्तिका के पेज में 500, 200 और 100 रुपए के नोट रख दिया है। आपको बता दूं कि मूल्यांकन केंद्र पर कॉपी जांच चल रही है। जब दूसरी तरफ कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो किसी को बताने की बजाय चुपके से उसे यानी कि उस पैसे को रखना उचित समझ रहे हैं। बिहार बोर्ड के कड़े निर्देश के बाद उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में पूरी सतर्कता बरती जा रही है। जिला स्कूल केंद्र पर चेक कर रहे एक टीचर ने बताया है कि उसे 5 कॉपी में 500 और 200 रुपए का नोट मिला है। यही स्थिति अदर केंद्र का भी है, लेकिन कोई परीक्षक बोल नहीं रहा है। और तो और 500 रुपए के साथ एक लड़की ने मार्मिक पत्र भी लिख दिया है। उसने मैट्रिक पास नहीं होने पर शादी टूट जाने की बात कही है। उत्तर पुस्तिका पर कई कैंडिडेट अपना मोबाइल नंबर भी लिख दिए हैं। इस पर कॉल करने की बात कही जा रही है। आंसर शीट की जांच कर रहे कई गुरुजी मोबाइल नंबर पर भी बात कर रहे हैं। उसमें उनसे नंबर बढ़ाने के लिए परीक्षार्थी और उसके परिजन से सौदा भी कर रहे हैं, या उनसे पैसे देने के लिए खाता नंबर मांग रहे हैं। तो बात करते हैं कि बिहार को गरीब राज्य माना जाता है, लेकिन बिहार के प्राइवेट स्कूलों की फीस को देख करके ऐसा नहीं लगता है। जब पिछले 2 साल से कोरोना के कारण स्कूल बंद रहे, बच्चे स्कूल नहीं गए, लेकिन प्राइवेट स्कूलों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। बिहार सरकार फीस कम करने की बात करती रही और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल संचालक बच्चों के परिजन पर नामांकन और बढ़े हुए फीस वसूलने में स्कूलों ने कोई भी नरमी नहीं बरती। यहाँ तक कि जब छात्रों के परिजनों ने इस पर आपत्ति जाहिर की तो फिर बच्चों के प्रवेश पत्र और रिजल्ट रोक कर बढ़ी हुई फीस जमा कराई गई। जहां अभिभावक परेशान रहे और जिम्मेवार इसके प्रति आंख मूंद रहे। बिहार के प्राइवेट स्कूलों का हाल यह है कि यहाँ हर साल फीस में कम से कम 10% की बढ़ोतरी की जाती है। यह सिलसिला पिछले 3 साल से चल रहा है। इस बार भी तमाम स्कूलों ने LKG और नर्सरी नामांकन शुल्क बढ़ा दिए हैं। नामांकन के समय ही पूरे साल की फीस जमा करवा रहे हैं। बात अगर पटना के नए शिक्षा हब बन रहे दानापुर और खगोल के प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो फिर यहाँ पिछले 2 साल में नामांकन में 15,000 रुपये तक फीस बढ़ गए हैं। यही स्थिति कंकरबाग पटना के बाईपास के किनारे संचालित स्कूलों में भी नजर आती है। अब तक प्राइवेट स्कूलों में हर माह फीस वसूला जाता था, लेकिन अब यहाँ के प्राइवेट स्कूलों ने नया तरीका आजमा लिया है, जहाँ अब सभी स्कूलों में 1 साल की फीस लिया जा रहा है। इस फीस की रकम 50,000 से लेकर के 1 लाख से अधिक तक पहुँच जाती है। जहाँ एक साथ इतनी राशि जमा कर पाना किसी भी सामान्य परिवार के लिए आसान नहीं होता है। स्कूल वाले ऐसा इसीलिए कर रहे हैं ताकि छात्र स्कूल अधिक फीस के कारण दूसरी जगह नहीं जाए और उनके परिजनों का शोषण किया जाता रहे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर जिले के अलग अलग क्षेत्रों में 6 लोगों की मौत
संदिग्ध परिस्थिति में हो गई, जहां मौत से पहले सब में एक से लक्षण पाए गए हैं। इस बीच एक बीमार युवक की बहन ने दावा कर दिया है कि भाई शराब पीने से मरा है, जिसके बाद से ही स्थानीय पुलिस प्रशासन में हरकत मच गया। जब पुलिस अधिकारी के मुताबिक शुरुआती जांच पड़ताल और फिर रविवार देर शाम तक छापेमारी के बाद प्रशासन और पुलिस भी जहरीली शराब पीने से मौत होने की पुष्टि करने से बच रही है। फिलहाल इलाके के लोगों में डर का माहौल है। वहीं घटना की तफ्तीश करने एसडीएम राजेश झा राजा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भी जहरीली शराब पीने से मौत होने की बात पर चुप्पी साध ली है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच पड़ताल हो रही है, हालांकि अभी कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि मार्च के दूसरे सप्ताह में ही ठंड पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, तो सूरज की तपिश तेज होने लगी है। जब मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताते हुए कहा है कि बिहार में इस बार भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है और मार्च महीने में ही पिछले 3 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। यानी कि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो तेलंगाना, उड़ीसा समेत कई राज्यों में अभी से ही भीषण गर्मी पड़ने लगी है और सुबह होते ही सूरज के तेवर तल्ख दिखाई दे रहे हैं। जब बिहार में भी 15 मार्च से ही अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक उछाल होगा और अधिकतम तापमान बढ़कर के 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। इधर बिहार में पछुआ हवा का निरंतर प्रभाव बने रहने से तापमान में तेजी से उतार चढ़ाव शुरू हो चुका है और सुबह में तो हल्की ठंड से राहत रही है, लेकिन दोपहर होते होते सूरज के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं और लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो फिर बिहार में अधिकतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस तक कमी दर्ज की गई है। हालांकि पिछले 2 दिनों की तुलना में पटना के अधिकतम तापमान में थोड़ी कमी जरूर आई है और तापमान 31.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इंटर एग्जाम देने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 मार्च को बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। इसको लेकर के बिहार बोर्ड के द्वारा तैयारियां की जा रही है। यह खबर के अनुसार बिहार बोर्ड ने 8 मार्च को इंटरमीडिएट की कॉपियों का मूल्यांकन पूरा कर लिया है। जब सब कुछ यदि ठीक ठाक रहा तो फिर होली से पहले ही परिणाम जारी किया जा सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से कोई भी सूचना जारी नहीं किया गया है। आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट जारी करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। जब सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले टॉपरों की कॉपियों की जांच दोबारा किया जा रहा है। बहुत जल्द इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाएगा, इसके बाद रिजल्ट जारी करेगा। दोस्तों बात करते हैं कि टेलीकॉम मिनिस्टर असबनी वैष्णव ने रविवार को कहा है कि सरकार टेक्नोलॉजी के विकास के लिए नियामकीय ढांचे में छोटे मोटे बदलाव की तैयारी कर रही है। जहां असबनी वैष्णव ने टीडी सेट की संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा है कि हम उद्योग के साथ एक भागीदारी के रूप में बातचीत करना चाहते हैं, जहाँ किसी विरोधी की तरह नहीं। उन्होंने कहा है कि प्रणाली में सभी उलझे हुए हैं और कुछ ऐसे लोग जिनके नैतिक मूल्य मजबूत नहीं है, उन्होंने पहले पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री को बदल दिया है। असबनी वैष्णव ने कहा है कि जब 2G और 3G की बात थी तो फिर हम पिछड़ गए थे। हम 4G को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 5G और 6G के मामले में हमें आगे रहना होगा। ऐसा नहीं होता है तो फिर ये कहने का क्या लाभ होगा कि हम ऐसे राष्ट्र में रहते हैं जो प्रतिभाओं का देश है। उन्होंने कहा है कि एक प्रतिभाशाली देश को इस तरह से सोचना चाहिए जिससे वे अगुवाई कर सके या लक्ष्य तय कर सके और फिर पूरी दुनिया के लिए दिशा निर्देश कर सके। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जमीन की खरीदारी करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, पूर्णिया, नालंदा समेत बिहार के सभी जिलों में जमीन रजिस्ट्री के दिन ही लोगों को जमीन के दस्तावेज दिए जाएंगे। इसको लेकर के निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि बिहार में जमीन रजिस्ट्री के बाद करीब 5 दिन तक जमीन के दस्तावेज के लिए इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलों के निबंधन कार्यालयों को एक दिन में जमीन के दस्तावेज उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। खबर के अनुसार इस आदेश के बाद अब आपको लोक सेवा गारंटी कानून के समय सीमा 5 दिन का इंतजार नहीं करना होगा। न ही आपको जमीन रजिस्ट्री के बाद दस्तावेज वापसी के लिए लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आवेदन करना होगा। आपको बता दूं कि बिहार के किसी भी निबंधन कार्यालय में अब आप जमीन की रजिस्ट्री कराएंगे तो फिर उसी दिन शाम तक आपको दस्तावेज मिल जाएगा। इतना ही नहीं, दस्तावेजों के निबंधन, दस्तावेजों के निस्तारण, दस्तावेजों की वापसी, खोज एवं प्रतिलिपि तथा ऋण अभार प्रमाण पत्र भी एक दिन में दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि अगर बैंकों में आपका कोई भी काम है तो फिर आप होली से पहले उस काम को पूरा कर लें, क्योंकि होली पर लखनऊ, रांची, पटना समेत देश भर में 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसको लेकर के भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी कि SBI ने छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दूं कि बैंकों में किस दिन छुट्टी रहेगी, इसकी लिस्ट भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उसके आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाती है। जहाँ आप भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के छुट्टियों की लिस्ट देख सकते हैं। हालांकि छुट्टी के दौरान लोगों को ऑनलाइन बैंकिंग की
सुविधाएं मिलती रहेगी। जब लोग ऑनलाइन के द्वारा पैसे की लेन देन कर सकेंगे, साथ ही साथ एटीएम में भी पैसे भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहेंगे। आप एटीएम से पैसे जब चाहे निकाल सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार अब लोगों के घर जमीन का खतियान और नक्शा पहुंचाएगी। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारियां चल रही है। बहुत जल्द ये सुविधा शुरू की जाएगी। खबर के अनुसार बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने शुक्रवार को विधानसभा में जानकारी देते हुए कहा कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ लोगों को डिजिटलाइज भूमि से संबंधित दस्तावेजों को घर पर पहुंचाया जाएगा। जब गांव में रहने वाले लोग भी जमीन के दस्तावेज और नक्शा के लिए अपने मोबाइल से ऑनलाइन ऑर्डर दे सकेंगे और उनके पते पर जमीन का नक्शा और दस्तावेज पहुंच जाएगा। इससे बिहार के लोगों को जमीन से जुड़े किसी भी तरह के दस्तावेज के लिए सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि डाक विभाग द्वारा डिजिटल राजस्व भू अभिलेखों की सुपुर्दगी के लिए त्वरित डाक की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जहां लोगों के दिए गए पते पर जमीन के कागजात पहुंच जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी को लेकर के प्रशासनिक और पुलिस अमला जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहा है। जहां शराबबंदी कानून का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए न केवल बिहार के अंदर बल्कि बिहार के बाहर के भी शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। मद्य निषेध विभाग की टीम ने अब पश्चिम बंगाल से 3 बड़े शराब माफियाओं को धर दबोचा है। यह गिरफ्तार शराब माफियाओं के नाम रमेश तिवारी, राजेश तिवारी और राहुल तिवारी है। इन्हें कोलकाता से गिरफ्तार करके मद्य निषेध विभाग की टीम पटना लेकर के पहुंची है। पुलिस के मुताबिक रमेश और राजेश भाई हैं, जबकि तीसरा शराब माफिया राहुल रमेश तिवारी का पुत्र बताया जा रहा है। इन तीनों पर आरोप है कि ये बिहार में बड़े पैमाने पर अवैध स्पिरिट और अवैध शराब की खेप भेजते थे। इसके लिंक बिहार के अलावा अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि जुमा, शब बारात और होली के सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह में उलेमा की बैठक हुई। इसमें इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली इमाम ईदगाह ने खिताब करते हुए कहा कि जुमा, शब बारात और होली एक ही दिन होना इत्तेफाक की बात है। ये तीनों अवसर मुसलमानों और हिंदुओं के लिए एहतिराम और खुशी के होते हैं। जब मुसलमान जुमे के नमाज का विशेष एहतिमाम करते हैं, इसी तरीके से वे अपने मरहूम रिश्तेदारों की मगफिरत की दुआ के लिए और ईसाइल सवाब के लिए शब बारात को कब्रिस्तान जाते हैं। ऑफिस सेक्रेटरी अब्दुल लतीफ ने बताया है कि होली का त्यौहार वतन के दूसरे भाइयों के लिए बहुत खुशी और मशर्रत का होता है। बीते 4 साल पहले ऐसा हो चुका है कि जुमे के दिन होली का त्यौहार पड़ा था। हम सब एक मिले जुले समाज में रहते हैं, जहां हम गंगा जमीनी सभ्यता के पैरवी करने वाले हैं। हम सब भाईचारे, राष्ट्रीय एकता और धार्मिक रवादरी पर अमल करते हैं। हमको चाहिए कि इस बार भी समझदारी से काम लेते हुए अपने कौल और अमल से ये साबित करें कि हम सब अमन पसंद और फिर कानून का एहतराम करते हैं। जब मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने जुमा, शब बारात और होली के सिलसिले में निम्नलिखित एडवाइजरी जारी की है। दोस्तों अब बात करते हैं कि पेट्रोल डीजल खरीदना अब आम आदमी के बस की बात नहीं रही। मिडिल क्लास लोगों ने अपनी गाड़ियों घरों में पार्क कर दी है। पेट्रोल डीजल के रेट कम करने में अब सरकार भी अक्षम दिखाई देने लगी है। ऐसे में लोगों की समस्या को देखते हुए परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका तोड़ निकाल लिया है। आपको बता दें कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को ही ऑटोमोबाइल कंपनियों से बात करके फाइनल कर दिया है कि अगले 6 माह में फ्लेक्स फ्यूल की गाड़ियां सड़कों पर आ जाएगी, जिसके बाद पेट्रोल डीजल की निर्भरता खत्म हो जाएगी। बताया जा रहा है कि भारत में जल्द ही 100% वाहन एथेनॉल से फर्राटा भरते दिखाई देंगे। नितिन गडकरी ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा है कि ऑटोमोबाइल कंपनियां 6 महीने में फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों का निर्माण शुरू कर देगी। भारत में जल्द ही ज्यादातर गाड़ी 100% एथेनॉल पर चलेंगे। फ्लेक्स फ्यूल गैसोलीन, मेथनॉल या फिर एथेनॉल के संयोजक के साथ ही एक वैकल्पिक ईंधन है। केंद्रीय मंत्री शनिवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान ये बोल रहे थे। उन्होंने बताया है कि इस मामले को उनकी देश की टॉप वाहन निर्माता कंपनियों से बात हुई है, जहां उन्होंने विश्वास दिलाया है कि वे 6 महीने के भीतर फ्लेक्स फ्यूल वाले गाड़ियों को निर्माण शुरू कर देंगे। दोस्तों बात करते हैं कि देश के बड़े महानगरों से पटना आने का विमान किराया पहले 17 मार्च को सबसे अधिक था, लेकिन होली के करीब आने पर अब 15 मार्च से ही ये पीक पर आ चुका है। जहां पटना से दिल्ली जाने वाले फ्लाइटों का किराया 10,000 की सीमा को पार कर चुका है और सामान्य से 4 गुना हो चुका है। कोलकाता का विमान किराया भी 5,600 को पार कर चुका है, जो कि सामान्य से 4 गुना है। जब मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई से पटना आने का विमान किराया 2 गुना, जबकि हैदराबाद का बढ़कर के 2.5 गुना हो चुका है। होली के बाद पटना से अलग अलग
महानगरों को वापस जाने का हवाई किराया 21 मार्च को सबसे अधिक है। मुंबई की वापसी आने पर भी अधिक, होली के बाद वापस आने का किराया और बढ़कर 12,000 पार कर गया है। चेन्नई की वापसी का अधिकतम किराया भी आने के किराए की तुलना में लगभग 3,000 अधिक हो गया है और 21 मार्च को यह 11,000 को पार कर गया है। कोलकाता वापसी का किराया भी अपने आने की अधिकतम किराया से 700 अधिक हो गया है। दोस्तों बात करते हैं कि गेहूं के सारे उत्पादकों पर 3 से 5 रुपए की प्रति किलो बढ़ोतरी हो गई है। जहां होली में आटा, मैदा, सूजी, चौकर आदि महंगा होने से लोगों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ा है। जहां आटा की कीमत पहले 21 रुपये थी, अब 26 रुपये हो गया। सूजी पहले 26 रुपये थी, अब 30 रुपये बिक रही है। जहां वही मैदा 24 रुपये से बढ़कर के 28 रुपये हो गया है। किराना व्यवसायी पंकज चौधरी ने बताया है कि होली के बाद जब गेहूं की नई फसल आएगी तब जाकर के कुछ रेट गिरेगा। एक किसान ने बताया है कि अभी 20 दिनों तक बढ़े हुए दाम पर भी गेहूं के सारे उत्पाद मिलेंगे। वहीं होली में पुआ, गुजिया एवं अन्य पकवान बनाने के लिए लोगों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। ब्रांडेड कंपनियों के पहले उत्पाद वाले पैकेट पर भी नए दर से दुकानदार ले रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि विधान परिषद चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़ा करने को लेकर के वीआईपी प्रमुख तमाम बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस पूरे मामले से पार्टी के सीनियर को अवगत भी करा दिया है। जहां वहीं मुकेश सहनी को एनडीए से निकाले जाने की मांग भी तेज हो गई है। इन सब के बीच मुकेश सहनी ने यह साफ कर दिया है कि कुछ लोग भरम में जी रहे हैं। जहां मुकेश सहनी ने यह भी कहा है कि बिहार एनडीए में 4 पार्टियां हैं। मुकेश सहनी ने यह भी कहा है कि सरकार को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मुकेश सहनी ने कहा है कि एनडीए अटूट है, एनडीए में कोई टूट नहीं है। हम लोग एनडीए के साथ हैं। बिहार में 4 दलों के साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है। कुछ लोग भ्रम में जी रहे हैं कि उन्हें 10 दिन बाद पता चल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना के खिलाफ भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच 16 मार्च से 12 से 13 और 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। वहीं 60 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। इस संबंध में सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 16 मार्च से 12 से 13 और 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण, कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। साथ ही 60 से ऊपर आयु वर्ग के सभी लोग अब प्रिकॉशन डोज लगवा पाएंगे। मेरे बच्चे के परिजनों और फिर 60 साल उम्र के पार लोगों के आग्रह है कि वे वैक्सीन जरूर लगाएं। दोस्तों बात करते हैं कि विश्व हिंदू परिषद की बैठक कटिहार के आकाशवाणी चौक में स्थित एक उत्सव भवन में आयोजित की गई। जहां बैठक में मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर RN सिंह मौजूद थे। जब बैठक में सीमांचल से संबंधित सभी विषयों पर मंत्रण की गई तथा डॉक्टर RN सिंह ने कार्यकर्ताओं को उत्साह की गई। बैठक में लव जिहाद, मंतारण, हिंदुओं की घटी आबादी, जमीन जिहाद, मठ मंदिर पर आक्रमण, जनसंख्या विस्फोट, गौ तस्करी, अवैध घुसपैठ आदि विषयों पर मंत्रण की गई। दोस्तों अब बात करते हैं कि रंगों के त्यौहार होली का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। ये ऐसा त्यौहार है जब दुश्मन भी सभी गले सिकवे भूल करके गले लग जाते हैं। जब यूपी, बिहार सहित देश के तमाम राज्यों में होली का त्यौहार बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। जब उत्तर प्रदेश के मथुरा में तो कई दिन पहले से ही होली का त्यौहार शुरू हो जाता है। जब कभी फूलों के साथ तो कभी अबीर गुलाल और यहाँ तक कि लठमार होली भी खेली जाती है। जब वहीं बिहार में भी होली का अंदाज काफ़ी निराला होता है। इस त्यौहार के लिए खास तौर पर लोग छुट्टी लेकर के घर पहुंचते हैं और अपने के साथ होली का जश्न मनाते हैं। आपको बता दूं कि साल का सबसे बड़ा और पहला त्यौहार होली हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। जब कहा जाता है कि होलिका की आग में अहंकार और बुराई का अंत होता है। जहाँ होली की पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा काल में होलिका दहन को अशुभ माना जाता है। वहीं ये भी मान्यता है कि होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि में ही होना चाहिए। इस साल होलिका दहन 17 मार्च को किया जाएगा। रंगों की होली एक दिन बाद 18 मार्च को खेली जाएगी। होलिका दहन का मुहूर्त इस बार रात 9:03 से रात 10:13 तक रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से चमकी बुखार ने दस्तक दी है। जब मुजफ्फरपुर के SKMCH में 2 बच्चों को एडमिट कराया गया है। बच्चों में से एक SKMCH से सटे अहियारपुर के भेकनपुर इलाके के सुबोध कुमार का 8 वर्षीय पुत्र बाबुल है। जब दूसरा बच्चा जिले के एक गांव का है जिसे भी चमकी बुखार जैसे लक्षण थे। जब दोनों बच्चे अभी फिलहाल ठीक है, दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है।
दोस्तों बात करते हैं कि भागलपुर और गोपालगंज में पिछले दिनों हुए बम ब्लास्ट का कोई आतंकी कनेक्शन नहीं है, जहां एटीएस ने पुलिस मुख्यालय को सौंपी अपनी जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। साथ ही इतने बड़े स्तर पर बारूद की सप्लाई दूसरे राज्यों से करने की भी बात को नकार दिया है। हालांकि स्थानीय स्तर पर इतनी मात्रा में बारूद का संग्रहण करने को लेकर के संबंधित स्थानीय थानों और फिर प्रशासन को दोषी ठहराया गया है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि दोनों स्थानों गोपालगंज और भागलपुर में हुई घटनाओं में काफी समानता है, जहां दोनों मामले में स्थानीय स्तर पर ही बारूद से संबंधित सामान्य सामग्री को जुटा करके बड़ी संख्या में रखा गया था। इसमें किसी उच्च क्षमता के विस्फोटक के अंश नहीं मिले हैं, सिर्फ सोडियम नाइट्रेट और सल्फर समेत ऐसे कुछ अन्य तत्व मुख्य रूप से मिले हैं। इन्हें स्थानीय स्तर पर ही कई बार में खरीदा गया था। यह रिपोर्ट में इन विस्फोटकों के कारण को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि स्थानीय स्तर पर अवैध रूप से पटाखा बनाने के लिए इन सामग्रियों का भंडारण किया गया था, जहां इनके रखरखाव में गड़बड़ी या फिर लापरवाही की वजह से विस्फोट हो गया और एक साथ पूरे मिश्रण में विस्फोट होने से इसका असर इतना व्यापक हुआ। जब फिलहाल पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारी इस रिपोर्ट की गहन समीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पश्चिमी चंपारण के बगहा की सिसुआ बसंतपुर पंचायत का जामदार टोला ऐसा गांव है जहां दुनिया के 5 शक्तिशाली देश की चर्चा रोज होती है। कारण यहां के 5 भाइयों का नाम है। इनका नाम ही ऐसा है कि कोई भी चौंक जाएगा। आप भी सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। इनके नाम है अमेरिका, अफ्रीका, जर्मनी, रूस और जापान। इनमें रूस और जर्मनी शर्मा की मौत हो चुकी है, लेकिन बचे हुए अमेरिका, अफ्रीका और जापान के बहाने उन दोनों की भी चर्चा हो रहती है। ग्रामीण बताते हैं कि इन लोगों के इस तरह के नाम के पीछे भी एक कहानी है। इनके परिवार में इन लोगों के पिता के चचेरे भाई अकलू शर्मा हुआ करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1950 में अकलू भारतीय फौज के हिस्से बने। लोग बताते हैं कि उसी समय अकलू के घर एक भतीजे ने जन्म लिया। 2 साल बाद जब अकलू घर पहुंचे तो फिर भतीजे का नामकरण किया। जब उस समय फौज में अमेरिका, जर्मनी, जापान, रूस और अफ्रीका की खूब चर्चाएं होती थी। अकलू घर आए थे और उन्होंने अपने पहले भतीजे का नाम अमेरिका रखा। इसी तरह एक के बाद एक अन्य भाई का जन्म होता गया और फिर इन लोगों का नाम पड़ते गया। हालांकि ये भाई जैसे जैसे बड़े होते गए, इन्हें इन नामों की वजह से ही परेशानी भी झेलनी पड़ी। यह नाम को लेकर के बच्चे मजाक भी उड़ाते थे। इसके बावजूद भी इनके सभी कागजात में अमेरिका, अफ्रीका, जर्मनी, रूस और जापान ही लिखा गया। इनके नामों को लेकर के जब भी चर्चा होती है तो फिर इनके पीछे की कहानी भी लोग जुबानी सुना डालते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि 35 साल पहले धुरन मिस्त्री नाम का व्यक्ति इस गांव में रहा करते थे। उनके यहाँ से इन भाइयों का झगड़ा हो गया। झगड़ा बढ़ने पर मामला थाना तक पहुंच गया। धुरन मिस्त्री आवेदन लेकर के थाना पहुंचे, जहां वहां पर इन 5 भाइयों का नाम आवेदन में देकर के एक FIR दर्ज कराना चाहे, लेकिन आवेदन पर इन देशों का नाम अंकित होने के कारण थानेदार ने आवेदक को पागल समझ करके थाने से ही खदेड़ करके भगा दिया। इन 5 भाइयों में से तीसरे और फिर चौथे नंबर के भाई रूस और जर्मनी की मौत हो चुकी है। जब रूस की मौत 10 साल पहले तो फिर जर्मनी की 5 साल पहले हुई है। ग्रामीण बताते हैं कि इनके नाम की वजह से गांव में आने वाले रिश्तेदार भी बिना इनसे मिले नहीं लौटते हैं। ये लोग अपने नाम की वजह से आसपास की कई पंचायतों में जाने जाते हैं। इनके गांव के आसपास या फिर गांव में एक के बारे में पूछे जाने पर लोग अपनी हंसी को नहीं रोक पाते हैं। हंसी पूछने पर पूरी कहानी बता डालते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सोने के रेट जारी किए गए हैं। आज सोने के भाव में एक बार फिर से उछाल देखा गया है। बिहार में आज 22 कैरेट गोल्ड के भाव में 10 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। राजधानी पटना में आज 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड का रेट 48,460 रुपये है, जहाँ वहीं कल इसका रेट 48,450 रुपये था। जहाँ वहीं इससे पहले गोल्ड का रेट 52,860 था। आमतौर पर 24 कैरेट के सोने को सबसे शुद्ध माना जाता है, लेकिन इस सोने से जेवर नहीं बनाए जा सकते हैं क्योंकि ये बेहद मुलायम होते हैं। इसलिए जेवर या आभूषण बनाने में ज्यादातर 22 कैरेट गोल्ड का ही प्रयोग किया जाता है। सठिया गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री। जिस तरीके से वे आसन को निर्देश दे रहे थे, वे संविधान की मर्यादा के खिलाफ हैं। वे मांग कर सकते हैं लेकिन आदेश नहीं दे सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने यह बता दिया है कि बिहार में महाजंगल राज है। जब आसन का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो फिर सरकार बताए हुए किसका सम्मान करेगी। ये बातें हम नहीं बल्कि आरजेडी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा है। जब भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी यादव द्वारा बिहार में सरकार के काम को सर्कस बताए जाने का समर्थन करते हुए कहा है कि उन्होंने जो कहा उसमें कोई गलती नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जिस तरीके से सदन में अपना गुस्सा जाहिर किया है उससे यही साबित होता है कि बिहार में सरकार के नाम पर सर्कस चल रही है। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि सदन का हर व्यक्ति संविधान के बारे में जानता है। मुख्यमंत्री कौन से संविधान की बात कर रहे हैं? जब सदन में अपने मंत्री के बचाव में मुख्यमंत्री अध्यक्ष
अध्यक्ष के काम पर ही सवाल उठा रहे हैं। ये कौन से संविधान में लिखा है? मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। आपको बता दें कि कल विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और फिर नीतीश कुमार के बीच सदन की कार्रवाई के दौरान ही जोरदार बहस हो गई। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने सदन के अध्यक्ष को यहां तक कह दिया है कि उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि कानूनी मामले में सरकार से जवाब मांगे, जिस पर विजय कुमार सिन्हा ने भी नीतीश कुमार को जमकर खरी खोटी सुनाया। दोस्तों अब बात करते हैं कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने चुनाव परिणाम के बाद ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे देश की क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस के साथ एक होकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक ईवीएम के खिलाफ एक होकर के लड़ना पड़ेगा। जब तक ईवीएम है लोकतंत्र का चीरहरण होगा, इसलिए ईवीएम हटाओ लोकतंत्र संविधान बचाओ का नारा बुलंद करना पड़ेगा, क्योंकि ईवीएम के रहते लोकतंत्र संविधान और भारत नहीं बच सकता। इसलिए ईवीएम के खिलाफ हम सबको मिलकर के जंग लड़नी होगी और तय करना होगा कि जब तक ईवीएम है तब तक चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने ऐलान किया है कि एमएलसी चुनाव में जहां जहां कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे वहां वे अपना उम्मीदवार को नहीं उतारेंगे। जब दरभंगा में कांग्रेस के एमएलसी उम्मीदवार इम्तियाज नूरानी को पूरा समर्थन देंगे। उन्होंने कहा है कि दोनों गठबंधन की तरफ से जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वे अपराधी, शराब माफिया, जमीन कारोबारी जैसे लोग हैं। सभी लोग पैसे के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं और जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को छीनना चाहते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि भोजपुर जिले के आरा में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को विरोध का सामना करना पड़ा। यहां के हॉकी खिलाड़ी फाइनल मैच बाधित होने और फिर स्टेडियम में हेलीपैड बनाए जाने से नाराज थे। मिनिस्टर मंगल पांडे एनडीए के एमएलसी प्रत्याशी राधाचरण शाह के नामांकन में पहुंचे थे, जहां इसी दौरान खिलाड़ी उनके काफिले के बीच पहुंच गए और फिर मुर्दाबाद के नारे लगाए। जहां राधाचरण शाह के नॉमिनेशन का कार्यक्रम आरा के रमना मैदान में रखा गया था। यहाँ पहले से ही हॉकी का राज्य स्तरीय टूर्नामेंट चल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का हेलीपैड उतारने के लिए बीच स्टेडियम में ही हेलीपैड का निर्माण करा डाला, जहां इस वजह से आज होने वाले हॉकी का फाइनल मैच बाधित हो गया। हॉकी खिलाड़ी इस बात से आग बबूला हो गए। मंत्री के लैंड करते ही खिलाड़ियों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। यही नहीं, खिलाड़ी इतने आक्रोश थे कि एक समय ऐसा लग रहा कि जैसे कि वे मंत्री के समर्थकों पर हमला कर दे। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने जैसे तैसे स्थिति को नियंत्रण करने के प्रयास में लगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार में मंत्री और वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी और भाजपा नेताओं के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है। भाजपा नेताओं ने जहां नैतिकता के आधार पर मुकेश सहनी के इस्तीफे की मांग कर दी है, तो वहीं मुकेश सहनी का कहना है कि वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर ही एनडीए में आए हैं, उनके ही कहने पर वे सुनेंगे। या दूसरे कुछ भी बोले उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन सबसे अलग होली का रंग इस कदर बिखरा कि मुकेश सहनी और भाजपा नेताओं की राजनीतिक करवाहट जैसे खत्म हो गई। आमने सामने जब मुकेश सहनी और बीजेपी नेताओं की मुलाकात हुई तो फिर हैप्पी होली बोलना ही पड़ा। जब मुकेश सहनी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने एक दूसरे को गुलाल लगा करके शुभकामनाएं दी। जब पटना में पूर्व राज्यपाल सदस्य और भाजपा नेता आर.के. सिन्हा के आवास पर आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुए मुकेश सहनी ने इसकी तस्वीर भी ट्विटर पर शेयर की है, जहां इसमें वे संजय जायसवाल, लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा, ऋतुराज सिन्हा आदि के साथ खुशी के माहौल में दिख रहे हैं। इसमें भले ही अचानक आमने सामने पड़ने पर मुकेश सहनी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने एक दूसरे को गुलाल लगाया हो, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदी में कमी आने की उम्मीद नहीं दिख रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 3270 आयुष चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति जल्द की जाएगी। जहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि 30 से 45 दिनों में इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चिकित्सकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बिहार तकनीकी सेवा चयन आयोग के माध्यम से नियुक्ति की अनुशंसा प्राप्त होते ही सभी चिकित्सकों को अलग अलग जिलों में नियुक्त कर दिया जाएगा। इससे संपूर्ण चिकित्सा पद्धति को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, योगा और सिद्धा के अलावा यूनानी चिकित्सा पद्धति भी प्राचीन पद्धति है। जब केंद्र और राज्य सरकार यूनानी पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए यूनानी चिकित्सा और शिक्षा व्यवस्था पर तेजी से काम कर रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटरसाइकिल पर सवार या फिर ले जा रहे 4 साल से कम उम्र के बच्चे की सुरक्षा के उपायों यानी कि हेड गियर पर MVR एक्ट में संशोधन किया है। मंत्रालय ने MVI एक्ट की धारा 138 में संशोधित करके सेफ्टी हार्नेस और क्रैश हेलमेट के उपयोग को अनिवार्य कर बताया है। अब बच्चों को बाइक पर बेल्ट लगा करके बैठाना होगा। MVI एक्ट में हुए बदलाव अगले साल 15 फरवरी से लागू होंगे। क्रैश हेलमेट पहनना बच्चों के लिए अनिवार्य होगा। बाइक की स्पीड 40 ही रहेगी। मंत्रालय ने खतरनाक या फिर जोखिम वाले सामान की ढुलाई करने वाले गाड़ियों में भी व्हीकल लोकेशन ट्रैक
ट्रैकिंग डिवाइस लगाने को कहा है। अधिसूचना के मुताबिक जब तक राष्ट्रीय परमिट के दायरे में नहीं आने वाले विभिन्न गैस जैसे आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि वाले वाहनों में भी जीपीएस लगाने की तैयारी है। 1 माह में हितधारकों के सुझाव और टिप्पणियां मांगी गई है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।